हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु त्रिवेदी। आज मैं आपको अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं को बताने जा रही हूँ। रूप रचना संबंधी अपभ्रंश जिस विषय में प्राकृत से पृथक अस्तित्व और उसके ऐतिहासिक वैकास्य की घोषणा करता है, उसमें निम्नलिखित कारणों की प्रधानता है। पहला, अपभ्रंश में आकार प्रतिपादकों की विविधता समाप्त हो गई। व्यंजनांत प्रतिपादकों के अंत्य व्यंजन का लोप कर दिया गया, जैसे जगत जग, मानस मन, और साथ ही विभिन्न स्वरांत के प्रतिपादकों के अकारांत पुल्लिंग प्रातिपादिक की सत्ता वर्तमान रही। दूसरा है, यद्यपि लिंग विधान सुरक्षित रहा, परंतु व्यावहारिक रूप से नपुंसक लिंग समाप्त हो गया। अ, ई, उ वाले शब्द लिंगों में मिलने लगे, जबकि आ, हर्षई, दीर्घ उ वाले शब्द स्त्रीलिंग ही होते थे। तीसरा है, संस्कृत की अति जटिल कारक व्यवस्था अपभ्रंश में अति सरलीकृत हो गई। अपभ्रंश में कारक विभक्तियों के 3 ही वर्ग मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत की 21 एवं प्राकृत की 12 विभक्तियां अपभ्रंश में मात्र 6 रह गईं। चौथा है, अपभ्रंश में निर्विभक्ति शब्दों का प्रयोग प्रायः प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति एवं यदाकदा अन्य विभक्तियों में किया जाता था। पांचवा है, निर्विभक्तिक पदों से उत्पन्न अव्यवस्था के क्षारण के लिए अपभ्रंश में अनेक स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग परसर्ग की तरह शुरू किया गया, जैसे तृतीय में सहु तन, चतुर्थी के हिरेसी, पंचमी हुंतौ होंत थ्यू, षष्ठी केरा केर कर का की, सप्तमी मज मह इत्यादि। छठा है, परसर्गों का उदय अपभ्रंश की निजी विशेषता है। सातवां, प्राकृत के प्रतिकूल अपभ्रंश में संयुक्त क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बलवती हुई, जैसे जाऊं गऊ, भग्गा, एंतु इत्यादि। आठवां है, क्रियार्थक संज्ञा के निर्माण के लिए प्राकृत में प्रयुक्त तुमुन, इऊं, एऊं, ऊं आदि प्रत्ययों का रूपांतरण अपभ्रंश में अन्य प्रत्यय में हो गया। नौवां है, उसी प्रकार प्राकृत के पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्ययों जैसे ई, एप्पी, एप्पिनु, एवी, एविनु आदि का औचित्य निर्वाह करते हुए अपभ्रंश ने ई को मान्यता दी, जैसे सुनी, करी, चली आदि। 10वां है, स्वार्थिक प्रत्यय अंग के प्रयोग की बहुलता अपभ्रंश की निजी विशेषता है। 11वां है, अनुकरणात्मक क्रिया अपभ्रंश की अन्यतम विशेषता है। 12वां, अपभ्रंश में तत्सम, तद्भव एवं देशज तीनों कोटि के शब्द हैं। यद्यपि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम है तथा विदेशज शब्द अपभ्रंश में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञापित होता है कि अपभ्रंश अपने तिरस्कृत रूप बोध से उठकर एक ऐसे साहित्यिक प्रयास में उभरा जिसमें भारतीय आर्य भाषा की आत्मा का बीज वपन गुम्फित था। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक में डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश की प्रकृति पर विचार करते हुए ठीक ही कहा है। अपभ्रंश की ध्वनि माफ़ कीजिएगा, अपभ्रंश का ध्वनि विचार प्राकृत से प्रभावित था, किंतु उसका व्याकरण प्राकृत प्रभाव से मुक्त होकर लोक बोलियों के सहारे भारतीय आर्य भाषा के विकास की नूतन संभावनाएं प्रकट कर रहा था। कालक्रम से अपभ्रंश में प्राचीनता और नवीनता के इस संघर्ष में नवीनता विजयनी होती गई और लोक बोलियों की नवीनता बढ़ती गई, यहाँ तक कि अपभ्रंश ने अपने गर्भ से अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय भाषाओं को जन्म दिया। अब मैं आगे अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं बताऊंगी।